दैट इज टाइप ऑफ डैम। हमने लास्ट क्लास में टाइप ऑफ डैम पढ़ा था। नाउ वी विल बी मूविंग ऑन टू special types of dam like gravity dams and earthen dams. Okay, this lecture will be related with the gravity and earthen dams. Okay, so we have discussed what are gravity dam. Gravity dam is a dam constructed for concrete or stone masonry and designed to hold back water by primarily utilizing the weight of the material alone to resist the horizontal pressure of water pushing against it. ठीक है ना, मतलब डैम अपनी ही वेट के कारण, जो भी उस पे फोर्स लगे होते हैं, अपनी वेट सेल्फ वेट के कारण डैम रेसिस्ट करता है फोर्सेस को। और जो मेन फोर्स है डैम पे लगने वाला वो कौन सा होता है? हॉरिजॉन्टल प्रेशर ऑफ वाटर। ठीक है, तो ग्रेविटी डैम आर डिजाइंड सो दैट ईच सेक्शन ऑफ द डैम इज स्टेबल इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर डैम सेक्शन। हर सेक्शन ग्रेविटी डैम का ऐसा बनाया जाएगा जो कि अपने आप में स्टेबल हो और दूसरे डैम के सेक्शनों से इंडिपेंडेंट हो, मतलब किसी एक डैम के सेक्शन का दूसरे डैम के सेक्शन पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता होगा। सॉरी। सो व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ग्रेविटी डैम? यहाँ पे बहुत सारे फोर्सेस होते हैं। ठीक है, इन फोर्सेस का ध्यान रखते ही हम लोग डिजाइन करते हैं डैम का, ग्रेविटी डैम का। फर्स्ट वाटर फोर्स, अर्थक्वेक फोर्स, सिल्ट फोर्स, वेव प्रेशर, आइस प्रेशर, सेल्फ वेट ऑफ द डैम। ठीक है, द फोर्सेस आर कंसिडर्ड टू एक्ट पर यूनिट लेंथ ऑफ द डैम। ओके, पर यूनिट लेंथ पे ही हम लोग सारे फोर्सेस को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और कॉमन फोर्सेस हैं इसमें लगने वाली, वो है वाटर प्रेशर। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। फॉलोइंग दो पार्ट्स हैं इसके। एक्सटर्नल वाटर प्रेशर, ठीक है, इट इज़ द प्रेशर ऑफ वाटर ऑन द अपस्ट्रीम फेस ऑफ द डैम। ठीक है, इसमें भी दो केस हैं। जब वर्टिकल रहेगा, अपस्ट्रीम फेस वर्टिकल है एंड देयर इज नो वाटर ऑन द डाउनस्ट्रीम साइड ऑफ द डैम। दूसरा केस जैसे ये डायग्राम में देख रहे हो, सॉरी, अपस्ट्रीम फेस है और डाउनस्ट्रीम साइड में कोई भी वाटर नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो फोर्स लग रहा है वो WH² अपॉन 2 एंड विच इज एक्टिंग ऑन अ हाइट h/3 फ्रॉम द बेस ऑफ द डैम। ठीक है, तो उसको हमने इस तरीके से डिवाइड कर दिया हुआ है। यहाँ पे h क्या है? हाइट ऑफ द वाटर ऑन द अपस्ट्रीम साइड। b क्या है? विड्थ ऑफ द डैम है। और WH क्या हो जाएगा? जो ये फोर्स ट्रायंगल बन रहा है उसकी विड्थ। ठीक है, W इज द वेट ऑफ द वाटर हेयर। ओके, तो दूसरा जो केस है दैट विल बी अपस्ट्रीम फेस विद बैटर। ये जो इंक्लाइंड पोर्शन दिख रहा है अपस्ट्रीम फेस में, ये बैटर फॉर्म में एक इंक्लाइंड पोर्शन और आ जाएगा डैम के अपस्ट्रीम साइड में, एंड नो वाटर ऑन द डाउनस्ट्रीम साइड। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जैसे ऊपर वाले केस में क्या कर रहे थे, सिर्फ रेक्टेंगुलर पोर्शन में हम लोग डिवाइड कर रहे थे फोर्सेस को। यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर पोर्शन भी ऐड करना पड़ेगा जो कि जिसमें कि वेट ऑफ वाटर एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, बाकी P1 फोर्स वही WH²/2, लेकिन यहाँ पे एक P2 फोर्स और जुड़ रहा है, वेट ऑफ द वाटर विच इज एक्टिंग फ्रॉम द सेंट्रॉइड ऑफ द दिस पोर्शन, रेक्टेंगुलर पोर्शन, एंड h/3 हाइट पे ये P1 फोर्स एक्ट करेगा। सो हियर दिस P2 is acting in this rectangular portion, okay, and which is acting at a width small b, and b is the width of this batter which is inclined on the upstream side of the dam. h2 क्या है? h2 हाइट हो गया ये रेक्टेंगुलर पोर्शन का, एंड h1 क्या हो जाएगा? h1 इज द हाइट ऑफ दिस स्मॉलर पोर्शन। ठीक है, दिस इज स्मॉल h1। बाकी P1 आपका हॉरिजॉन्टल फोर्स था, P2 आपका वर्टिकल फोर्स आ गया है यहाँ पे क्योंकि ये बैटर आ गया है यहाँ पे अपस्ट्रीम एंड पे। तो यहाँ एक और आपका वर्टिकल फोर्स आ रहा है विच इज एक्टिंग डाउनवर्ड, ठीक है, थ्रू दिस विड्थ स्मॉल b। ओके, सो द वर्टिकल प्रेशर P2 acts on the length p small b portion of the base, and this vertical pressure is given by P2 equal to B into H2 into W plus half P into H1 into W, and this acts through the center of gravity of the water column resting on the sloping upstream face. Okay, अब अगर वाटर है डाउनस्ट्रीम साइड पे डैम के, तो प्रेशर सिमिलरली कैलकुलेट होगा
The water pressure on the downstream phase actually stabilizes the dam. Hence, as an additional factor of safety, it may be neglected. तो इस पोर्शन को भी हमेशा ध्यान रखना है कि अगर डाउनस्ट्रीम एंड पे पानी रहता है डैम के, तो वो डैम को स्टेबलाइज करेगा एंड एक्ट्स एज एडिशनल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, तो उसको हम लोग नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, उसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा कौन सा केस है? वाटर प्रेशर बिलो द बेस ऑफ द डैम और अपलिफ्ट प्रेशर। ये एक दूसरा फोर्स है जो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है डैम में। ठीक है, अपलिफ्ट प्रेशर, इसके कारण डैम फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको भी कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी है। देन व्हाट इज अपलिफ्ट प्रेशर? ये डायग्राम मैं आपको इसका दिखाऊंगा, डायग्राम में आपको समझ में आएगा। दिस इज द फोर्स विच इज acts due to the water present in the pores of the soil or foundation material, and it is also present in the cracks or the, yeah, and gets seeped through the body of the dam also. So this causes an uplift pressure, as we have learned in soil mechanics also. ओके, तो ये अपलिफ्ट प्रेशर ऊपर की तरफ फोर्स लगाया और डैम को फेल कराने की कोशिश करता है। सो हमको डैम को इस अपलिफ्ट प्रेशर के फोर्स से भी बचाना है। तो क्या होता है, पानी के जो वाटर प्रेजेंट है वो डैम की बॉडी में से, जॉइंट्स में से, फिशर्स, क्रैक्स, उनमें से पानी सीप करके अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम एंड की तरफ जाने का चालू करता है। मतलब एक जो सीपिंग वाटर होता है वो एक तरीके का हाइड्रोलिक ग्रेडियंट बना देता है अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम एंड के बीच में डैम के। ठीक है, जिसके कारण, इस हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के कारण क्या होता है, एक वर्टिकल अपवर्ड प्रेशर लगने लगता है। ठीक है, दिस अपवर्ड प्रेशर स्टार्ट्स एक्टिंग ड्यू टू द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। ओके, दिस यही जो अपलिफ्ट प्रेशर लगता है इसको ही अपलिफ्ट फोर्स बोलते हैं। और इसके कारण क्या होगा, डैम की बॉडी का वेट कहाँ आ रहा है, डैम की बॉडी का वेट नीचे आ रहा है और ये ऊपर की तरफ लग रहा है। सो ये क्या करेगा, डैम का जो इफेक्टिव वेट है उसको रिड्यूस करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो क्या होगा, जो इसका डैम का वेट का जो फोर्स आ रहा था उसको रिड्यूस कर दी गई है। ठीक है, तो इसके कारण हो सकता है कि डैम कोलैप्स हो जाए या फेल हो जाए। ठीक है, this uplift pressure is given by pu, which is equal to this wh. Sorry, just a second. This uplift pressure pu is given by wh into b upon 2. What is wh? This height. Okay, this is wh, this is wh, and what is b? B is the base width of the dam. Okay, divided by 2 is the uplift pressure. So this total uplift pressure acts at a distance b by 3 from the heel or upstream end of the dam. ठीक है, ये एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग ध्यान रखोगे। क्या चीज़? दैट दिस total uplift force acts at b by 3 from the heel or upstream end of the dam. ठीक है ना, तो इस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए हमारे पास क्या मैकेनिज्म है, हम लोग ड्रेनेज पाइप्स लगा सकते हैं और होज बना सकते हैं डैम सेक्शन में। ठीक है, self weight of the dam is the only larger force which stabilizes the structure. The total weight of the dam is supposed to act to the center of gravity of the dam in vertically downward direction. Naturally, when specific weight of the material of construction is high, restoring force will be more. Okay, specific weight जब भी ज़्यादा होगा मटेरियल, कंस्ट्रक्शन मटेरियल का, ठीक है, तब रिस्टोरिंग फोर्स भी ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा होगा। ठीक है, so construction material is chosen so that density of the material is about 2.045 ग्राम पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो भी डैम का बनाना है उसका जो जनरल डेंसिटी है उस मटेरियल का 2.045 ग्राम पर क्यूबिक मीटर होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग कंक्रीट को ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं और मास कंक्रीटिंग करके हम लोग ग्रेविटी डैम बनाते हैं। नेक्स्ट फोर्स है अर्थक्वेक फोर्स। अर्थक्वेक फोर्स
जो कि एक्सलेशन क्रिएट करता है डैम के फाउंडेशन में। ठीक है, तो एक वेव जनरेट होती है जो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती है। ठीक है, तो इसको हम लोग वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पोर्शन में डिवाइड कर लेते हैं। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो अर्थक्वेक फोर्स को हम लोग वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिजॉल्व कर सकते हैं, और इसका एवरेज वैल्यू हम लोग क्या लेते हैं, 0.1 to 0.15 जी। इट इज ऑलवेज एक्सप्रेस इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का 0.1 से 0.15 टाइम्स लिया जाता है हाई डैम्स के लिए, जहाँ पे सिस्मिक, जिन रीजन में सिस्मिक एक्टिविटी ज़्यादा हो। एक्सट्रीमली सिस्मिक रीजन में 0.3 जी तक का भी वैल्यू लिया जा सकता है। ठीक है, नाउ व्हाट इज वर्टिकल एक्सेलरेशन? दिस रिड्यूसेस द यूनिट वेट ऑफ द डैम मटेरियल and that of water to 1 minus kV times the original unit weight. Okay, this is an important point. Vertical acceleration क्या करता है, यूनिट वेट ऑफ डैम को एंड दैट ऑफ वाटर टू, यूनिट वेट ऑफ डैम और मटेरियल एंड वाटर टू 1 माइनस के वी टाइम्स ओरिजिनल यूनिट वेट से रिड्यूस कर देता है। ठीक है, तो दिस इज अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। और के वी क्या है, where kV is the value of G accounted against earthquake forces, that is 0.1 is when 0.1 G is accounted for earthquake force. ठीक है, the horizontal acceleration acting towards the reservoir causes a momentarily increase in water pressure, and the foundation and dam accelerate towards the reservoir, and the water resists the movement into its inertia. The extra pressure exerted by this pressure is known as hydrodynamic pressure. सो जैसे हमने देखा वर्टिकल एक्सलेशन से यूनिट वेट और यूनिट वेट ऑफ द डाई मटेरियल और वाटर का जो यूनिट वेट है वो कितने से 1 माइनस के वी टाइम से ओरिजिनल यूनिट वेट से रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल एक्सलेशन क्या करता है, विच जो टुवर्ड्स द रिजर्वायर काम कर रहा होता है, क्या करता है ये हॉरिजॉन्टल एक्सलेशन जो रिजर्वायर की तरफ काम करता है, it causes a momentary increase in water pressure and the foundation and dam accelerate towards the reservoir, and the water resists the movement owing to its inertia। मतलब क्या करता है कि हॉरिजॉन्टल एक्सलेशन के कारण एक मोमेंटरली इंक्रीज हो जाता है वाटर प्रेशर का। ठीक है, और फाउंडेशन और डैम क्या करते हैं, वो रिजर्वायर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन जो वाटर रहता है वो, जो अपस्ट्रीम साइड में वाटर है रिजर्वायर साइड में, वो उस मूवमेंट को रेसिस्ट करता है। क्यों? क्योंकि वाटर में भी एक इनर्शियल फोर्स होगा। ठीक है, तो वो इनर्शिया फोर्स फाउंडेशन और डैम का जो मूवमेंट है वो उसको रेसिस्ट करता है, और यही जो एक्स्ट्रा प्रेशर एक्सर्ट होता है, इस प्रेशर को क्या बोला जाता है, हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर। ठीक है, सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक फोर्सेस। नेक्स्ट इज सिल्ट प्रेशर। जो सिल्ट आता है रिजर्वायर जो है उसमें सिल्ट का कंटेंट भी होगा, तो वो भी डिपॉजिट होते जाता है डैम की बॉडी के साथ में। ठीक है, और इसी के लिए हमने पढ़ा था उसमें गैलरीज और ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं ताकि वो हटाया जा सके। तो ये सिल्ट जब एक्यूमुलेट होते रहता है तो इसके कारण भी फोर्स लगता है। ठीक है, एक्सटर्नल वाटर प्रेशर के अलावा ये एक्स्ट्रा में फोर्स आ जाता है सिल्ट डिपोजिशन के कारण, जिसको हम लोग रैंकाइन फार्मूला से निकाल सकते हैं। ठीक है, इट कैन, द वैल्यू ऑफ दिस कैन बी फाउंड आउट बाय Rankine's formula. So silt pressure is, so what is silt pressure? Silt pressure is P silt equal to half of gamma s h square K, acting at a height h by 3 from the base, where K is the coefficient of active earth pressure of silt। ये हमको पता है इसका फॉर्मूला। phi is the angle of internal friction of soil, कोहेजन इसमें अगर नेग्लेक्ट कर रहे हो तब की बात है, and gamma is the submerged unit weight of the silt material। H will be the height of silt deposited। नेक्स्ट फोर्स इज वेव प्रेशर। ठीक है, इसकी वैल्यू कम होती है लेकिन इसको भी कंसिडर करना होता है। सो वेव्स आर जनरेटेड ऑन द सरफेस ऑफ द रिजर्वायर बाय द ब्लोइंग विंड विच एक्सर्ट अ प्रेशर ऑन द डाउनस्ट्रीम साइड। ठीक है, तो दिस एक्ट्स एट द डाउनस्ट्रीम एंड।
ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड करेगा, इस वेव की कितनी हाइट है। ठीक है, उसको फाइंड करने के लिए इक्वेशन हमारे पास ये आ जाएगी, एच डब्ल्यू 0.032 अंडर रूट पी वी प्लस 0.763 माइनस 0.27 इंटू एफ टू द पावर 1/4। कब होगा, जब एफ की वैल्यू लेस देन 32 किलोमीटर होगी। ठीक है, एफ क्या है, फेच या स्ट्रेट लेंथ ऑफ वाटर एक्सपेंस, कितना वाटर एक्सपेंस हो रहा है। ठीक है, अपस्ट्रीम साइड में, उसको हम लोग एफ एच लेंथ बोलते हैं। ठीक है, या फिर अगर एफ फेच लेंथ ग्रेटर देन 32 किलोमीटर है तो हमारी वैल्यू हो जाएगी एच डब्ल्यू की, हाइट ऑफ वेव्स की निकालने के लिए 0.032 अंडर रूट ऑफ वी एफ। Okay, HW is the height of water from the top crest to bottom of trough in meters. V is wind velocity in kilometer per hour. F is the fetch or straight length of water in kilometer. And the maximum pressure intensity, ये height of waves निकालिए, तो maximum pressure intensity due to wave action may be given by this formula, PW equal to 2.4 gamma W into HW and acts at HW by 2 meters above the still water surface. सो ये फॉर्मूला याद रखेंगे। ठीक है, जैसे ये डायग्राम दिखाने के लिए यहाँ पे ये ट्रफ आ गया, ये क्रेस्ट आ गया, और वहाँ से हम लोग इसकी वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं। एच डब्ल्यू हमने निकाला हुआ है। एच डब्ल्यू क्या है, एक क्रेस्ट या एक ट्रफ का हाइट वेव का। ठीक है, ओके। सो द इस प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन को अगर हमने देखना है, अगर हम लोग वेव प्रेशर की बात करें तो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन को ट्रायंगुलर ले सकते हैं, हाइट ट्रायंगुलर ऑफ हाइट में ले सकते हैं, और वैल्यू कहाँ पे ली जाएगी, एफ इंटू एच डब्ल्यू बाई 3। ठीक है, जैसे ये फिगर में शो किया हुआ है। ओके, हेंस टोटल फोर्स ड्यू टू वेव एक्शन कितना हो जाएगा, पी डब्ल्यू इक्वल टू दिस इक्वेशन, पी डब्ल्यू इक्वल टू हाफ ऑफ 2.4 gamma w h w into 5/3 h w acting at 3/8 h w above the reservoir surface. So this is one important formula for silt force. ठीक है, silt force, sorry, wave pressure. Okay, this is the formula for wave pressure. Next is ice pressure. This is only important in the areas where the problem of where there is a chance of snowfall, or most of the time the snow is there and the water can get frozen. So वहाँ पे हमको आइस प्रेशर को मेजर करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, क्योंकि थर्मल एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है, वहाँ पे आइस बनेगा और कभी पिघलेगा। ठीक है, तो उसमें थ्रस्ट लग सकता है, जो आपका आइस फॉर्म होगा तो एक्सपैंड होगा, तो उसके कारण डैम के फेस पे थ्रस्ट का फोर्स लग सकता है। ठीक है, दिस फोर्स एक्ट्स linearly along the length of the dam and the reservoir level. The magnitude of this force varies from 250 to 1500 kilonewton per square meter. ठीक है, एवरेज वैल्यू हम लोग इसकी लेते हैं 500 kilonewton per square meter. नेक्स्ट वेट ऑफ डैम, ये तो हमको पता है कि कंक्रीट डैम है, ग्रेविटी डैम है, तो वेट से ही अपने मेजर रेजिस्टिंग फोर्स इसका वेट ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट है फेलियर ऑफ ग्रेविटी डैम। फेलियर के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, जैसे हमने डिस्कस किया, ओवरटर्निंग, स्लाइडिंग, टेंशन एंड कंप्रेशन। सो इन सारी चीज़ों को रेजिस्ट करने के लिए ही हम लोग डैम बनाते हैं। जो हमने एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ डैम पढ़ा हुआ है वो इसी के बेसिस पे बनता है। ठीक है, इसके अलावा जो वाटर प्रेशर एक इम्पॉर्टेंट फोर्स है, सबसे इम्पॉर्टेंट फोर्स ऑफ वाटर प्रेशर है। ठीक है, ये सारे फोर्सेस को रेजिस्ट करने के लिए हम लोग डैम का डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, तो जितने भी बड़े डैम हैं उनको बनाने के लिए हम लोग ग्रेविटी डैम ही यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सबसे एडवांटेजेस टाइप के डैम होते हैं। ठीक है, द मेन एडवांटेज इज दैट इट इज़ मोस्ट ड्यूरेबल एंड सॉलिड and requires very less maintenance. Okay, अब now we will move on to the topic of failure of causes of failure of gravity dam. So overturning हो सकता है, overturning of the dam about the toe, sliding या shear failure of gravity dam,
compression by crushing of the gravity dam, tension by development of tensile forces which result in cracking in gravity dam. ठीक है, so what is overturning failure? इसमें क्या होता है, जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं डैम की, वाटर प्रेशर, वेव प्रेशर, सिल्ट प्रेशर, जो ग्रेविटी डैम के अगेंस्ट काम कर रही होती है, उसके सेल्फ वेट के अगेंस्ट, तो क्या करती है, ओवरटर्निंग कॉज कर सकती है। ठीक है, इन सब ओवरटर्निंग को रेजिस्ट करने का सबसे बड़ा रेजिस्टिंग फोर्स कौन सा है, सेल्फ वेट ऑफ डैम है। ठीक है, तो अगर when this resultant of all these forces acting on dam or at any of its section passes through the toe, ठीक है, अगर ये इसका रिजल्टेंट टो के थ्रू पास हो जाएगा तो डैम रोटेट कर जाएगा और ओवरटर्न हो जाएगा टो के अबाउट। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, ओवरटर्निंग फेलियर ऑफ ग्रेविटी डैम। बट प्रैक्टिकली मोस्टली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होना इससे पहले ही डैम कंप्रेशन में फेल हो जाएगा। ठीक है, उसका मटेरियल भी क्रश हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ द रेजिस्टिंग मोमेंट टो about toe to the overturning moments about toe is called the factor of safety. ठीक है, दिस इज इम्पोर्टेंट थिंग, और ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिया जाता है 2 से 3 के बीच में। ठीक है, रेशियो ऑफ रेजिस्टिंग मोमेंट अबाउट द टो to the overturning moment about the toe is called the factor of safety against overturning। और फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट ओवरटर्निंग कितना लिया जाता है, 2 to 3 के मिड में, बीच में। ठीक है, सो फैक्टर ऑफ सेफ्टी, sum of overturning moments divided by sum of resisting। So here is a diagram to show this factor of safety, sum of overturning moments divided by sum of resisting moments। so external forces जो हो गई, और जो vertical summation of horizontal forces and the summation of vertical forces and the friction developed। ठीक है, तो horizontal external force greater होती है देन vertical self weight of the dam। ठीक है, तो ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लोग को यूज करनी पड़ती है डैम को सेफ रखने के लिए। नेक्स्ट है स्लाइडिंग फेलियर, व्हेन द नेट हॉरिजॉन्टल फोर्सेस एक्टिंग ऑन डैम एट द बेस एक्सीड्स द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो क्या होगा, डैम का एक पार्ट स्लाइड कर जाएगा और डैम स्लाइडिंग फेलियर से फेल हो जाएगा। ठीक है, जो खासकर लो डैम्स होते हैं, सेफ्टी कैसे प्रोवाइड की जाती है, बाई फ्रिक्शन ओनली। लो डैम्स जो होते हैं, टाइप ऑफ ग्रेविटी डैम होता है, तो ये लो डैम्स में सेफ्टी कैसे प्रोवाइड की जाती है, ओनली फॉर फ्रिक्शन। पर हाई डैम्स जो होते हैं, ग्रेविटी डैम के जो हाई डैम होते हैं, बड़े डैम, उसमें shear स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट इज ऑल्सो कंसिडर्ड। ठीक है, यहाँ पे लो डैम में सिर्फ फ्रिक्शन के लिए चेक लगाया जाता है, हाई डैम में इसके साथ साथ shear स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट को भी कंसिडर किया जाता है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग कैन बी गिवन बेस्ड ऑन फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस एंड shear स्ट्रेंथ ऑफ द डैम। सो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्लाइडिंग के अगेंस्ट फैक्टर ऑफ सेफ्टी, म्यू summation of vertical forces divided by summation of horizontal forces। म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेस, वी आ गया समेशन वी वर्टिकल फोर्सेस का सम, और एच आ गया हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का सम। ठीक है, लाइक दिस, ये हॉरिजॉन्टल जॉइंट्स आ गए, टेल वाटर आ गया, ये हील आ गया, ये रॉक फाउंडेशन के ऊपर आपका डैम की बॉडी है, जो था ग्रेविटी डैम फेलियर ड्यू टू टेंशन क्रैक। तो जैसे हमें पता है कंक्रीट वीक होता है टेंशन में, तो जो भी द मेसनरी है एंड कंक्रीट ग्रेविटी डैम्स जो बनी है, मतलब जो भी मटेरियल इसमें यूज हुआ है, उसको ऐसे डिजाइन करना है डैम को कि उसमें टेंशन डेवलप ना हो। ठीक है, अगर कहीं पे टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होता है तो मटेरियल टेंशन क्रैक डेवलप कर सकता है। ठीक है, और बॉटम फाउंडेशन से डैम का कांटेक्ट लूज हो सकता है इस क्रैक के कारण, और हमारा जो डैम है वो फेल हो सकता है।
ठीक है, मतलब जो अगर क्रैक डेवलप हो गया तो जो इफेक्टिव विड्थ थी डैम की फाउंडेशन की, वो इफेक्टिव विड्थ रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, इसके कारण क्या होगा, जो मैक्सिमम फोर्स लग रही थी टो पे वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, पी मैक्स से हम लोग शो करते हैं उस फोर्स को, जो फोर्स है मैक्सिमम फोर्स वो एक्सीड कर जाएगा टो पे, और उसके कारण क्या होगा, वो धीरे धीरे क्रैक डेवलप होगा और बॉडी उसकी वीक हो जाएगी, बॉडी डैम की, और टूट जाएगा डैम। ठीक है, तो हम लोग ये बोल भी सकते हैं कि टेंशन क्रैक खुद से वो डैम को फेल नहीं कराता है, लेकिन वो कॉज बनता है डैम के फेलियर का। क्यों? क्योंकि उसके कारण क्या होगा, एक्सेसिव कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट होने लगेगा डैम की बॉडी में। ठीक है, और जैसे कि बेस वेट तो उसकी रिड्यूस हो गई है, तो जो पहले इफेक्टिव बेस था, पूरा बेस और डैम की बॉडी को स्टेबल बना के रखा था, लेकिन यहाँ पे एक वीक पॉइंट बनने के कारण उसका इफेक्टिव बेस वेट कम हो गया। ठीक है, तो बॉडी में ज़्यादा कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट होने लगा। तो इस चीज़ का हम लोग ध्यान रखते हैं, और जो हाई ग्रेविटी डैम होता है उसमें थोड़ा सा टेंशन सहने की हम लोग मतलब गुंजाइश रखते हैं। ठीक है, पर ये टेंशन फोर्स जो है, ये जो वर्स्ट कंडीशन है वहीं पे परमिट किया जाएगा। ठीक है, कि इतना टेंसाइल फोर्स वो सह सके। नेक्स्ट है कंप्रेशन के कारण फेलियर। तो फेलियर अगर मटेरियली फेल हो जाएगा डैम का जो कंक्रीट है, ज़्यादा एक्सेसिव कंप्रेसिव स्ट्रेस अगर जनरेट होगा अलाउबल स्ट्रेस से ज़्यादा, तो डैम का फेलियर उसके मटेरियल के क्रश होने से ही हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेबिलिटी एनालिसिस ग्रेविटी डैम का। ठीक है, तो जो जनरल सिलेक्शन है मेथड ऑफ एनालिसिस का, वो किससे गवर्न होता है, टाइप एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द स्ट्रक्चर बीइंग कंसिडर्ड। ठीक है, तो gravity method will generally be sufficient for the analysis of most structures. However, more sophisticated methods may be required for structures that are curved in plan or structures with unusual configurations. So, there are different methods. The gravity method assumes that the dam is a two-dimensional rigid block. ठीक है, the founder pressure the foundation pressure distribution is assumed to be linear. It is usually prudent to perform gravity analysis before doing more rigorous studies. In most cases, if gravity analysis indicates that the dam is stable, no further analysis needs to be done. तो स्टेबिलिटी एनालिसिस के लिए हम लोग ग्रेविटी मेथड मोस्टली यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, जिसमें डैम को एक टू डायमेंशनल रिजिड ब्लॉक माना जाता है। ठीक है, और फाउंडेशन प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन को लीनियर माना जाता है। ठीक है, तो अगर ये इस मेथड से ग्रेविटी एनालिसिस से अगर हम लोग डैम की स्टेबिलिटी एनालिसिस कर सकते हैं, तो हमको आगे और कोई फर्दर एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसकी कुछ असम्पशन है। डैम is considered to be composed of a number of cantilevers, each of which is 1 meter thick and each of which acts independently of the other. No load is transferred to the abutments by beam action. Foundation and the dam behave as a single unit, the joints being perfect. Material in the foundation and the body of the dam are isotropic and homogeneous. Stress developed in the foundation and the body of the dam is isotropic and homogeneous. And the last assumption is no movement of dam are caused by the transfer of loads. ठीक है, तो स्टेबिलिटी एनालिसिस के दो प्रोसीजर है, एनालिटिकल मेथड है, ग्राफिकल मेथड है। पहले एनालिटिकल मेथड क्या होता है, इसमें पहले क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं हम लोग यूनिट लेंथ ऑफ डैम, फिर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस और उनका अलजेब्रिक सम निकालते हैं। ठीक है, फिर हॉरिजॉन्टल फोर्स और उनका अलजेब्रिक सम निकालते हैं, और लेवल आर्म का डिटर्मिनेशन करते हैं। ठीक है, डिटरमाइन द लेवल आर्म ऑफ ऑल दिस फोर्सेस अबाउट द टो। फिर डिटरमाइन करते हैं हम लोग मोमेंट्स ऑफ दीज, जितने भी फोर्सेस हैं उनकी सारी फोर्सेस का मोमेंट डिटरमाइन करते हैं अबाउट द टो, एंड उनका अलजेब्रिक सम निकालते हैं। सिमिलरली अगर ग्राफिकल मेथड की बात करें, ग्राफिकल मेथड में एंटायर डैम सेक्शन को एक नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल सेक्शन एट सम सुटेबल इंटरवल हम लोग डिटरमाइन कर लेते हैं। ठीक है, मतलब उसको
हॉरिजॉन्टली डिवाइड कर लेते हैं डैम को। ठीक है, खासकर उन जगहों पे हम लोग वो रखेंगे हॉरिजॉन्टल, जो डिस्टिंग्विश है, जहाँ पे स्लोप चेंज हो रहा है उन जगहों पे हम लोग खासकर डिवाइड कर देंगे डैम को। ठीक है, फिर हर एक सेक्शन पे सम ऑफ वर्टिकल फोर्स, सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स हर एक सेक्शन पे निकालेंगे और उनका रिजल्टेंट ड्रॉ करेंगे ग्राफिकली। ठीक है, ये सारे सेक्शंस के लिए हम लोग ये सब निकाल लिया, रिजल्टेंट बना लिया, और then we will draw a line joining all the points where the individual resultants cut the individual sections। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे जहाँ पे ये सारे रिजल्टेंट, इंडिविजुअल रिजल्टेंट अपने अपने इंडिविजुअल सेक्शन को कट करेंगी। ठीक है, थर्ड स्टेप में